नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने काव्यशास्त्र पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। काव्यशास्त्र को समझना सुबोध मंडल लाइव क्लासेस के माध्यम से अत्यंत ही सरल और सुगम होगा, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। काव्यशास्त्र में काव्यशास्त्र में यह यौगिक शब्द है, दो शब्दों का योग्य है। काव्य का योग है और शास्त्र का योग है। काव्य क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लेने की ज़रूरत है, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। काव्य क्या है, हम प्रबंध काव्य को जानते हैं। प्रबंध काव्य हमने पढ़ा भी है, उसका विवेचन हमने समझा है। पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है जो चंदबरदाई कृत है। उसी प्रकार से प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, गीति नाट्य काव्य है या नाटक है, एकांकी है, निबंध है, आलोचना है, संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है। ऐसी रचनाओं के समुच्चय को ही काव्य कहा जाता है। इन सभी रचनाओं के जो नाम मैंने बताए हैं, उनके समुच्चय को काव्य कहा जाता है और इनमें से प्रत्येक रचना को इस काव्य का रूप या काव्य का प्रकार कहा जाता है। यहाँ तक समझने में आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। शास्त्र क्या है? विज्ञान प्राकृतिक तथ्यों, विज्ञान प्राकृतिक वस्तुओं, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन से संबंध रखता है, जबकि शास्त्र जो है मानव निर्मित तथ्यों, मानव निर्मित वस्तुओं और मानव निर्मित घटनाओं के अध्ययन से संबंध रखता है। विज्ञान में और शास्त्र में मूलभूत अंतर यही है। आज इस मूलभूत अंतर को भुलाया जा रहा है, अच्छी तरह नहीं समझा जा रहा है, जिस कारण विज्ञान और शास्त्र को एक दूसरे का पर्याय समझा जाने लगा है, एक दूसरे का समानार्थी समझा जाने लगा है और इसी कारण राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है और रसायन शास्त्र भी कहा जाता है, जबकि दोनों के मूलभूत अंतर को समझना अत्यंत ही सरल है, अत्यंत ही सुगम है। आप अच्छे छात्र होने के कारण इस मूलभूत अंतर को अवश्य समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामान्य छात्र और एक अच्छे छात्र में
भी मूलभूत अंतर हुआ ही हुआ करता है। यह है काव्य को बताया मैंने। काव्य का अपना एक चरित्र होता है। इस चरित्र को लक्षण भी कहते हैं, स्वरूप भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, नेचर भी कहते हैं, कुदरत भी कहते हैं। काव्य में कोई एक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, काव्य का अपना एक चरित्र होता है, जिसके कारण यह दूसरे शासनों से भिन्न माना जाता है। ज्ञान के अन्य शासनों से यह भिन्न माना जाता है। किस कारण से भिन्न माना जाता है? तो बस यही अपने विशिष्ट चरित्र के कारण, अपने विशेष लक्षण के कारण, अपने विशेष स्वरूप के कारण, अपनी विशेष प्रकृति के कारण, नेचर के कारण, कुदरत के कारण यह माना जाता है। काव्य में कुछ तत्व होते हैं। काव्य में बौद्धिक तत्व होते हैं, काव्य में मानसिक तत्व होते हैं, काव्य में भाषा तत्व होते हैं, काव्य में कल्पना तत्व होते हैं, तो भावात्मक तत्व होते हैं, भावनात्मक तत्व होते हैं, आदि तत्व काव्य में हुआ करते हैं। शैली तत्व भी काव्य का एक तत्व हुआ करता है। तो ये सब जो मैंने बताए वे काव्य के तत्व हैं। और फिर देखिए, काव्य का विवेचन शास्त्रों में एक जीव के रूप में किया गया है। काव्य का विवेचन शास्त्रों में जीव के रूप में किया गया। जैसे मानव एक जीव है, मनुष्य एक जीव है, तो किसी भी जीव के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। एक शरीर होता है और दूसरी जो चीज उसमें होती है वह आत्मा होती। अब शरीर में अंग होते हैं और अंग के अंग को उपांग कहते हैं। उपजोर अंग, उपांग। उपांग जैसे हाथ जो है वह अंग है, लेकिन तलहथी जो है वह उपांग है, उंगलियां जो हैं वह उपांग हैं। तो इस तरह से काव्य के भी अंग होते हैं और उपांग होते हैं, और काव्य की आत्मा भी हुआ करती है। हम लोग जानते हैं, किसी ने काव्य की आत्मा अलंकार को, किसी ने रीति को, किसी ने रस को, किसी ने वक्रोक्ति को आदि को माना है, किसी ने ध्वनि को माना है। तो काव्य की आत्मा, तो शरीर और आत्मा दोनों के सम्मिलन से जिस जीव की सृष्टि होती है उसको काव्य कहा जाता है। तो यह है, ये हमने जाना है। फिर काव्य के क्या होते हैं? भेद होते हैं। फिर भेद के छोटे छोटे भेद होते हैं जिन्हें उपभेद कहते हैं। यह ध्यान में रखना है। फिर काव्य की रचना विधि होती है। किस प्रकार से काव्य आदि लिखा जाता है, ये सब तथ्य होते हैं काव्य में। अब देखिए, काव्य को आपने समझा, काव्य के तत्वों को समझा, उसके अंगों को, उपांगों को समझा, भेद को, उपभेद को समझा, रचना विधि को समझा, आत्मा को समझा।
तो यह है, शास्त्र को भी हमने समझा, विज्ञान को भी समझा। यह विज्ञान जो है प्राकृतिक तथ्यों, वस्तुओं और घटनाओं के विवेचन से संबंध रखता है, जबकि काव्य मानव निर्मित शास्त्र जो है मानव निर्मित तथ्यों, वस्तुओं और घटनाओं के अध्ययन से संबंध रखता है। काव्य को भी हमने बताया कि कहानी, उपन्यास आदि के समुच्चय को काव्य कहा जाता है। इससे बड़ी परिभाषा और व्यापक परिभाषा, शास्त्रीय परिभाषा में अभी नहीं जाना है। शास्त्र को बताया, शास्त्र ग्रंथ को कहते हैं, पुस्तक को कहते है ना। यह है। अब देखिए काव्य शास्त्र। तो काव्य के शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। बहुत ही सरल अवधारणा है काव्य शास्त्र की। काव्य के शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं वह ग्रंथ जिसमें काव्य के लक्षण, काव्य के तत्वों, उसके अंगों, उपांगों, आत्मा और साथ ही साथ काव्य का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, काव्य का हेतु क्या है, किस कारण से लिखा जाता है, किस प्रेरणा से काव्य लिखा जाता है, इसमें काव्य के गुण क्या हैं, काव्य के दोष क्या हैं, तो आदि का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसी शास्त्र को हम काव्य शास्त्र कहते हैं। यह ध्यान में रखना है। काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, काव्य का हेतु, गुण, दोष, अंग, उपांग, भेद, उपभेद, रचना विधि, आत्मा आदि का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसी को काव्य शास्त्र कहा जाता है। काव्य को अंग्रेजी में पोएट्री कहते हैं या लिटरेचर भी कहते हैं। काव्य को अंग्रेजी में पोएट्री भी कहते हैं, लिटरेचर भी कहते हैं, और काव्य शास्त्र को अंग्रेजी में पोएटिक्स कहते हैं। यह ध्यान में रखना है। तो आज हमने समझा है कि काव्य शास्त्र क्या है। काव्य के शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें काव्य संबंधी तत्वों और तथ्यों का विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है। हमने विज्ञान को भी समझा है, हमने शास्त्र को भी समझा है, और कला को भी एक पंक्ति में हम समझेंगे। कला जिसको आर्ट कहते हैं। कला क्या है कि कला रूप की अभिव्यक्ति और सौंदर्य के निरूपण को कहते हैं। रूप की अभिव्यक्ति और सौंदर्य के निरूपण को कला कहते हैं। रूप की अभिव्यक्ति और सौंदर्य के निरूपण को कला कहा जाता है। रूप की अभिव्यक्ति और सौंदर्य का निरूपण ही कला है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल ही सरल और छोटे छोटे वाक्यों में विज्ञान को समझा है, कला को समझा है, शास्त्र को समझा है, काव्य को समझा है। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे
तो अच्छा पढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।